हेलो फ्रेंड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 अल्केली मेटल के हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम अल्कलाइन अर्थ मेटल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अल्केली मेटल के जो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके थे, पहली वीडियो आप देख लें। 26 तो 26 क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि अल्केली हैलाइड विच इज सोलेबल इन पायरिडिन इज। देखो, पायरिडिन आपका जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है। कौन सा सोलवेंट है? ऑर्गेनिक सोलवेंट है। और ऑर्गेनिक सोलवेंट में नॉन पोलर या जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इजीली सोल्व हो जाते हैं, ना कि आयनिक। आयनिक पोलर में होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर नहीं होते। तो यानी कि इनमें से आपको ये देखना है कि कौन कोवलेंट है, वही आपका क्या होगा, आसानी से स्पिरिडिन में डिसोल्व हो जाएगा। तो साथियों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि फेजान रूल के अकॉर्डिंग वो मेटल जिसका साइज स्मॉल होता है वो कोवलेंट कैरेक्टर बनाता है, ठीक है। तो LiCl जो है ये कैसा है, आपका कोवलेंट है, इसलिए ये आपका पिरिडिन में आसानी से सोलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ऑन डिसॉल्विंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया एट लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। देखो, जब भी आप किसी मेटल को, जैसे कि मैं मान लेता हूं सोडियम को, अगर मैं अमोनिया में डिसॉल्व करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेरे पास फ्री हो जाएंगे, और जो सोडियम जो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था ये भी आपका अमोनिया के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम यानी कि अल्केली मेटल का अमोनिया में सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और पर्टिकुलर कोई ना कोई कलर बनाता ही बनाता है। तो ये चारों पॉइंट देखो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। क्या मेंशन कर रखा है कि ब्लू कलर्ड है, बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको बताया था। Na पॉजिटिव आयन आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, देखो मैंने ये लिखा हुआ, ये फॉर्म हो जाते हैं। लिक्विड अमोनिया बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो लिक्विड अमोनिया जो है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, और लिक्विड अमोनिया रिमेन डायमैग्नेटिक। तो इसमें पूछ रहा है कि लो टेम्परेचर पर क्या होगा। तो जब आप टेम्परेचर लो कर देंगे, तो जब आप लो टेम्परेचर कर देंगे तो जो लिक्विड अमोनिया जो है आपका क्या हो जाएगा, ये गुड कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी का हो ही जाएगा, लेकिन वो आपका डायामैग्नेटिक नहीं होगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 27वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मेटेलिक लिथियम इन लिक्विड, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मेटेलिक लिथियम इन लिक्विड अमोनिया बिहेव एज। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको मैंने पीछे बताया भी है कि ऑर्गेनिक मीडियम में मेटेलिक लिथियम, ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए मेटेलिक लिथियम लिक्विड अमोनिया में वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर क्या है, फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, मैग्नीशियम लिथियम आर सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टी। वो आपको पता है ना, डायगोनल रिलेशनशिप, भाई लिथियम सोडियम जो होते हैं वो बेरिलियम और मैग्नीशियम वाले ग्रुप के साथ क्या करते हैं, ग्रुप 2 के साथ डायगोनली रिलेट करते हैं। उसका एक ही कारण होता है, दोनों का साइज सेम है। साइज सेम होने से पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, दोनों की सेम हो जाती है। और साइज और पोलराइजिंग पावर को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे आयनिक पोटेंशियल। जनरली उनका आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम नहीं है, सेम ग्रुप के नहीं है, और सेम चार्ज बाय मास रेशियो भी उनका सेम नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये क्या कहेंगे, सेम आयनिक पोटेंशियल उनका होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, देखिए, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, हाउएवर द वन विच इज इनकरेक्ट इज। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनके जो देखो बहुत फॉर्म नाइट्राइड बिल्कुल बनाते हैं, लिथियम Li3n लिथियम नाइट्राइड भी बनता है, और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनता है, Mg3n2। नाइट्रेट और बहुत लिथियम और मैग्नीशियम के NO2 और ऑक्सीजन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक बात ध्यान रखना, ग्रुप 1 के जो नाइट्रेट है, जैसे NaNO2 है, ठीक है ना, NaNO3 है, अब आप इसको हीट करोगे तो आपको NaNO2 और O2 मिलेगा, ठीक है ना। ग्रुप 1 का कोई सा भी हो, यहाँ पर सोडियम हो, पोटासियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, लेकिन लिथियम का जो नाइट्रेट होता है, याद रखेंगे, लिथियम के जो नाइट्रेट होते हैं वो हीटिंग पे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस भी निकालते हैं। ये एक एडिशनल बात है। अब क्योंकि लिथियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो और लिथियम जो है मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। इसका मतलब ग्रुप 2 के नाइट्रेट भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं विद NO2। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये।
तो नाइट्रेट ऑफ बोथ लिथियम मैग्नीशियम यील्ड NO2 and O2, सही बात है। बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट, ये भी सही बात है। बोथ फॉर्म सोलेबल कार्बोनेट, नहीं, कार्बोनेट जो होते हैं ग्रुप 2 के सोलेबल नहीं होते वाटर में, तो इसलिए ये जो हो जाएगा आपका ग्रुप 1 का तो मैं मान भी सकता हूं कि Li2CO3 हो सकता है सोलेबल हो थोड़ा बहुत, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट सोलेबल नहीं होता है जनरली, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 30 जो होगा, 30 का जो ऑप्शन होगा ये आपका, नहीं एक मिनट, ये भी सोलेबल होगा। बेसिक कार्बोनेट ये नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। बेसिक कार्बोनेट नहीं होंगे, मतलब जब इन कार्बोनेट को वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये बेस नहीं बनाएंगे, तो ये वाला सा थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। 31 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग LiNO3, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या बनेगा Li2O NO2 and O2, तो 31वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। Li2O NO2 और वाटर, देखो ये लिखा हुआ है Li2O NO2 एंड वाटर, नहीं सॉरी ऑक्सीजन, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 32वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द लीस्ट स्टेबल कार्बोनेट इन अल्कली मेटल, ट्रिक बता देता हूं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। ट्रिक क्या है, देखो आपके पास मेटल जो होगा और कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट को लार्ज साइज माना जाएगा, कार्बोनेट एक बड़ा ग्रुप है, तो इसके साथ अगर मेटल भी लार्ज साइज का है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखो सेम साइज के मेटल जो होंगे, मेटल और कार्बोनेट जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, स्मॉल साइज और लार्ज साइज के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा। तो आपको फटाफट से 32 का आंसर पता लग जाना चाहिए कि भाई लीस्ट स्टेबल, क्योंकि देखो सोडियम ही पहला एलिमेंट है, नहीं 32वें का लीस्ट स्टेबल कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल, तो सिंपल सी बात आ जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा Li2CO3। ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पर, Li2CO3 जो होता है, ठीक है ना, तो E, और ये डिसोसिएट नहीं होता। उसका कारण क्या है, लिथियम स्मॉल साइज है और कार्बोनेट जो है आपका वो लार्ज साइज है, तो इसका इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक और बात याद रखेंगे, ग्रुप 1 में लिथियम कार्बोनेट ही ऐसा है जो हीटिंग पे टूटता है, बाकी सोडियम पोटासियम रुबिडियम जो होते हैं इनके कार्बोनेट हीटिंग पर नहीं डिसोसिएट होते हैं, क्योंकि वो थर्मली स्टेबल होते हैं। वॉशिंग सोडा आपको पता है Na2CO3 × 10H2 होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि भाई वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज हम ग्रुप 2 के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम ग्रुप 2 देखिए हमारा यहाँ से शुरू हो ही जाएगा यहाँ से, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। द सॉल्ट दैट इज एडेड टू टेबल सॉल्ट टू मेक इट फ्लो फ्रीली इन रेनी सीजन, देखिए रेनी सीजन में नमक के अंदर क्या होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नमक के अंदर ऐसा क्या है जो मॉइस्चर को कैच कर रहा है, और उस मॉइस्चर को कैच करने के से रोकने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं। तो आप इसको तो देखो मेमोरी बेस्ड होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट मिलाया जाता है, ये क्या करता है उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखता है, या आप ये कह सकते हैं कि फ्लो फ्री बनाने के लिए, ठीक है ना। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं हम। बेरिलियम इज आइसोइलेक्ट्रिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, दो ही तो इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 4 थे, 2 निकल के चले गए तो 2 रह गए ना, तो वो कौन सा आ जाएगा, लिथियम के पास 3 थे उसमें से 1 निकल के चला गया। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सेकंड, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि सेकंड, सॉरी यस पूरा साइज में ये दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 इज सेइंग दैट, थोड़ा साइज में रिड्यूस ही कर लेता हूं, यस, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली अर्थ मेटल इज द हाईएस्ट। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो इसको आप ऐसे कर लो, हमने पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह का एक डिस्कस करा है कि जो बेरिलियम है, क्योंकि ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, तो बेरिलियम जो है वो पहला एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। ये आप सन का भी देखते रहे कौन से किस साल में ये क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है। अल्कली अर्थ मेटल विच हैज द लीस्ट डेंसिटी, अब इस पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी था, कई सारों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक का रेफरेंस उनको दे दिया था, ठीक है। तो इस ग्रुप 2 में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैंने बताया हुआ टॉप टू बॉटम जो होती है डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है, हालांकि वॉल्यूम भी बढ़ता है लेकिन मास जो होता है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो 37 का आप याद रखेंगे कि सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो कैल्शियम की होती है इस ग्रुप 2 में, याद रखेंगे बस, ठीक है ना। ये कुछ रटने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। 38 का जो क्वेश्चन है 38 है कि द सेट रिप्रेजेंटेड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो सिंपल सी बात है, देखो आयनिक रेडियाई की यहाँ पर वो बात कर रहा है, तो आयनिक रेडियाई उसकी ज्यादा होगी
जिसका साइज लार्ज होगा। और साइज लार्ज कैसे पता चलेगा हमें, ग्रुप 1 वालों का जो होगा वो ज्यादा होगा ग्रुप 2 वालों से, क्योंकि लेफ्ट राइट साइज घटता है। तो ये ग्रुप 1 के जो दोनों एलिमेंट है इनका साइज ग्रुप 2 वालों से क्या होगा, ज्यादा होगा। और ग्रुप यानी कि मैं यहाँ पर ब्रेकेज दे देता हूँ, और ग्रुप 1 वालों में टॉप टू बॉटम बढ़ता है, तो बॉटम पे कौन है, लिथियम, और सोडियम में नीचे कौन है, सोडियम है, तो सोडियम का ग्रेटर होगा लिथियम से। इधर बेरिलियम मैग्नीशियम में किसका ज्यादा है, तो वो किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो 38 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ। तो सिंपल सी बात है, देखो हाइड्रेशन एनर्जी अब उसकी किससे ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, पानी डालने में जो एनर्जी निकली, अब वो किससे ज्यादा होगी, इससे पहले वाले ग्रुप वालों से, यानी कि ग्रुप 1 से, क्योंकि ग्रुप 1 वालों का साइज लार्ज है, वो वाटर के साथ आने से रिएक्शन करेंगे नहीं। तो ग्रुप 1 का कौन है, सोडियम, ये तो खुद वही है, मैग्नीशियम है। बेरिलियम भी आपका ग्रुप 2 का है, एल्यूमिनियम आपका ग्रुप 13 का है, तो सिर्फ ग्रुप 1 वालों से ज्यादा हो सकती है, तो सोडियम क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग फ्लेम कलर ऑफ द अल्कली मेटल। तो ये थोड़ा सा देखो मेमोरी बेस्ड है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना कि जो 40 इसमें कलर जो आपको मैच करवाने होते हैं, तो देखो इसमें जो P है इसका जो कलर होगा, कैल्शियम जो होता है वो आपका ब्रिक रेड होता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम जो है वो आपका क्या है, ब्रिक रेड होता है। उसके बाद जो आपका स्ट्रोंशियम है ये आपका क्रिम्सन होता है, और बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन होता है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 41 की अगर हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये तो आप अपने स्कूल में होते होंगे तो शायद बच्चों को भी देते ही होंगे। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे दो कंपाउंड हैं जो फ्लेम कलर नहीं देते, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, सो आंसर विल बी बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X टू फॉर्म ए आयनिक कंपाउंड इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ X 1s2 2s2 2p3 सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अरे भैया मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, और ये एलिमेंट यहीं से पता चल रहा है 3 और 2 5, वैलेंस शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इसकी होगी 3, और मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, तो एक दूसरे के नीचे लिख दो। यहां पर मैंने ये रख दी और X के नीचे 2 लिख दिया, तो Mg3N2, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये जनरली क्या है, ये आपका Mg3N2 है, ये मैग्नीशियम का नाइट्राइड है। तो 42वें का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। उसके बाद 43वें क्वेश्चन की बात करते हैं। लीस्ट आयनिक क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय, तो देखो लीस्ट आयनिक कौन बनाएगा, फैजान क्या कहता है, जिसका साइज लार्ज, याद रखो ये फैजान रूल। फैजान रूल क्या कहता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक कैरेक्टर, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज किसका, हैलाइड का, मतलब एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, उसके साइज के डायरेक्टली सॉरी कैटायन के, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब लीस्ट आयनिक कह रहा है, मतलब स्मॉल साइज जिसका होगा उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, लीस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, बेरिलियम का साइज स्मॉल है, तो ये क्या बनाएगा, लीस्ट आयनिक कैरेक्टर बनाएगा। मतलब आप याद रखें कोवलेंट कंपाउंड के लिए फैजान क्या कहता है, स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का, स्मॉल साइज होना चाहिए कैटायन का, और आयनिक के लिए क्या कहता है, लार्ज साइज होना चाहिए कैटायन का। और उल्टा कर देंगे एनायन के लिए, अगर एनायन का साइज लार्ज होगा तब अच्छा कोवलेंट होगा। ये बातें ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड। मैंने दोबारा बता देता हूं, क्या कोवलेंट कंपाउंड के लिए कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए, कैटायन छोटा एनायन बड़ा कोवलेंट के लिए, और आयनिक के लिए उल्टा करना है, कैटायन बड़ा और एनायन क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, द हैलाइड ऑफ विच अल्कलाइन अर्थ मेटल इज कोवलेंट एंड सोलेबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द हैलाइड ऑफ विच अल्कलाइन अर्थ मेटल इज कोवलेंट एंड सोलेबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट की बात वो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब बात कोवलेंट हैलाइड जो होंगे वो सोलेबल किसके होंगे, तो कोवलेंट हैलाइड कौन बनाएगा भैया, जिसका साइज स्मॉल होगा। और वही अभी मैं पीछे भी एक क्वेश्चन बताया था लिथियम वाले केस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवलेंट, तो फिर से वही बात आ गई, 45वें का जो आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा, बेरिलियम, जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अरे भैया हमें पता है कि जिसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है, उनके आपको पता है ना,
कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। कोवलेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है आयनिक कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड से। अब कोवलेंट कौन है इनमें से, अब सब में पोटासियम कैल्शियम तो सेम है, तो फैजान क्या बता रहा है, फैजान कह रहा है कि एनायन लार्ज होना चाहिए कोवलेंट के लिए। तो एनायन अब इन सब में क्या है भाई, आयोडीन, इन दो में से कोई हमारा ऑप्शन हो सकता है, CH नहीं, ये तो Cl2 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा CaI2, क्योंकि एनायन लार्ज होने की वजह से आपका कोवलेंट हो गया ये, और कोवलेंट वालों का साइज क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। देखो दोबारा बता देता हूं, मैंने ऊपर भी बताया था, कोवलेंट के लिए एक कोई सा भी सेट याद कर लो, कैटायन क्या होना चाहिए, कैटायन और एनायन, बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। कैटायन आपका होना चाहिए कोवलेंट के लिए छोटा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं छोटा, और एनायन आपके लिए क्या होना चाहिए, एनायन आपका होना चाहिए बड़ा, तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। और ये कैसे सॉल्वेंट में घुलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। बस ये बात आप याद रख लें, गांठ बांध के नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें, 2 आयनिक सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटासियम आयोडाइड है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो देखो इसमें कह रहा है लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज मच हायर देन दैट ऑफ Ki। बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि लैटिस एनर्जी हमेशा उसकी ज्यादा होती है जिसका साइज छोटा होता है। तो इधर कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों के साइज छोटे हैं एज कंपेयर टू पोटासियम एंड इसके, तो ये वाली बात तो ठीक है। Ki इज सोलेबल इन बेंजीन, तो ये कौन सी स्टेटमेंट पूछ रहा है, रॉन्ग, तो बिल्कुल ठीक बात है। Ki जनरली जो होगा वो आपका बेंजीन में क्या हो जाएगा, वो सोलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और स्टेटमेंट तो दी नहीं, CaO हैज मेल्ट दे रखी है, CaO हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब जब वो आयनिक है तो वो क्या होगा आपका, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। अब Ki हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, देखो ये स्टेटमेंट गलत है। Ki जनरली आपका क्या है, अब आयोडीन के लार्ज साइज होने की वजह से अच्छा आयनिक कंपाउंड नहीं है, अच्छा आयनिक कंपाउंड नहीं है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो यही स्टेटमेंट क्या है इसकी, रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following oxide is most acidic in nature? तो मोस्ट एसिडिक नेचर, देखो टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इसमें देखो नहीं हाँ, जैसे आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड है, मैं एक सिंगल बॉन्ड बना रहा हूं, वैसे तो आपको पता ही है कैसे बॉन्ड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बॉन्ड नहीं होता, ये तो जनरली आयनिक होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। देखो बेस वो होते हैं जो अपना ऑक्सीजन आसानी से दे दें, और एसिड वो होते हैं जो ऑक्सीजन आसानी से ना दें। तो अब आप ये बताओ, बेरिलियम भी स्मॉल, ऑक्सीजन भी स्मॉल, तो इनके बीच बॉन्ड मजबूत होगा, यहाँ ऑक्सीजन आसानी से नहीं जा सकता। लक्स फ्लूइड कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, लक्स फ्लूइड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ऑक्साइड आयन आसानी से दे देता है वो बेस कहलाता है, और जो ना दे वो एसिड है, तो ये आसानी से नहीं दे पाएगा। इसलिए मोस्ट एसिडिक जो होगा वो यही होगा, जो नहीं देगा तो वही एसिडिक होगा, बाकी तो ऑक्सीजन आसानी से दे देंगे वो तो बेसिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है, सोल्युबिलिटी ही है हाइड्रोक्साइड की, जो क्या हो सकती है वो एटॉमिक नंबर, क्योंकि हाइड्रोक्साइड देखो आपका छोटा माना जाता है, एक छोटा सा ग्रुप है। अगर आप इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम है, देन मैग्नीशियम लार्ज साइज का हो गया, कैल्शियम और हो गया, स्ट्रोंशियम और बड़ा हो गया, और बेरियम क्या हो गया और बड़ा हो गया, तो बड़े साइज का स्मॉल साइज वाले के साथ बॉन्ड क्या बनेगा, कमजोर बनेगा, और ये आसानी से क्या हो जाएगा, सोलेबल हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, सोलेबिलिटी जो होती है हाइड्रोक्साइड की वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, वो यही तो पूछ रहा है, इंक्रीजेज। अब बाकी सल्फेट पीछे मैं बता के आ चुका भाई, सल्फेट तो बड़ा ग्रुप है, तो बड़े साइज का एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सल्फेट वाला भी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ती, तो आपको पता ही होगा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस की बात कर रहा है। तो फिर वही बात है, जिसका बॉन्ड छोटा होगा वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर ही नहीं पाएगा और आसानी से OH लूज कर ही नहीं पाएगा। तो साथियों ये आज के लिए इतने बहुत क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो हम क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट करा देंगे, लास्ट वीडियो हम डाल देंगे उसमें, बस ये आपके कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, 75 एक क्वेश्चन के करीब है, नहीं 95 के करीब क्वेश्चन है, 97 करीब, तो हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी की जो वीडियो आएगी उसमें मैं सारे ये क्वेश्चंस करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे और आए हुए हैं पिछले साल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और आपको टेलीग्राम चैनल में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है।